यार देखो पैसा, सब लोग कहते हैं ना पैसा नहीं होना चाहिए, पर पैसा से आप कुछ सब कुछ खरीद सकते हो। मतलब पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, समझ में आ रहा? पैसा किसी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता, पर पैसे वो चीज़ें खरीद सकता है जिससे आपकी ख्वाहिश पूरी होती है। हे कॉमर्शियंस, माय नेम इज आदित्य शिवहरे एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे डोमेन सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज़ आर इकोनॉमिक्स, और उसमें भी हम बात करेंगे मनी एंड बैंकिंग के बारे में। तो यार जैसे कि यहाँ पर जितने भी MCQs हैं आज हम उसको कवर करने वाले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं पहले उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और फिर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी ऑन MCQs। तो यार यहाँ पर हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं ताकि हमारी जो CUET की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होती जाए। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक है जहाँ पर सारे डाउट सॉल्व किए जाते हैं, प्रैक्टिस शीट्स दी जाती है और यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट भी लिए जाते हैं। तो चले यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो सपोज करो यार यहाँ पर दो लोग हैं, दैट इज A एंड B। ठीक है, तो A के पास है केक एंड B के पास है आइसक्रीम। तो जो A है वो अगर B को केक दे देता है और B इसको आइसक्रीम दे देता है तो हम क्या बोलेंगे, गुड्स जो हैं वो एक्सचेंज हो चुके हैं। और यहाँ पर जब भी गुड्स एक्सचेंज होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, बार्टर सिस्टम बोलेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पर तुमको एक और चीज़ को समझना है, दैट इज़ हो सकता है कि A को केक तो देना हो पर आइसक्रीम उसको नहीं चाहिए हो, उसको आइसक्रीम के बदले कुछ और चीज़ चाहिए हो सकता है कि उसको पिज़्ज़ा चाहिए हो, पर यहाँ पर B के पास तो पिज़्ज़ा है ही नहीं, उसके पास है आइसक्रीम। तो यहाँ पर A और B के बीच में जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा और ये एक्सचेंज टेक्स प्लेस नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। तो सबसे पहले जो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है दैट इज़ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब हो जाता है कि दोनों तरफ एक कॉन्सिडेंस होना चाहिए। डबल क्या, ये डबल मतलब A और B दोनों, कॉन्सिडेंस किसका होना चाहिए, वांट्स का, कि दोनों जो चाहते हैं वो कोइंसिडेंटली सेम होना चाहिए कि यार A को भी केक चाहिए, A को आइसक्रीम चाहिए, B को केक चाहिए। तो ऐसे करके यहाँ पर ये चीज़ जो है वो नहीं हो पा रही है। सेकेंड चीज़ हो जाती है जो प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है कि अगर मैं इसको मॉनेटरी टर्म्स में थोड़ी देर के लिए मॉनेटरी टर्म्स में बात करूँ तो जो आइसक्रीम है वो 10 रुपये की हो सकती है, केक 500 रुपये का हो सकता है। तो अगर A B से आइसक्रीम लेता है और B को केक दे देता है तो इसका मतलब क्या है कि उसको 490 रुपये का नुकसान हो रहा है। पर ये चीज़ तो उसको पता ही नहीं चली, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मनी की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर क्या बात हो रही है, गुड्स की बात चल रही है। तो यहाँ पर एक और चीज़ की प्रॉब्लम आती है, दैट इज़ लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पर कोई भी कॉमन मेजर नहीं है जिससे हम वैल्यू कर सके, यानी कि वैल्यू को मेजर नहीं कर पा रहे हम। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू दोनों की पता नहीं चल पा रही है क्योंकि यहाँ पर मनी नहीं है। ठीक है, तो हमको बार्टर सिस्टम में वैल्यू नहीं पता चल पाती कि गुड्स की कितनी है, तो यहाँ पर किसी ना किसी पार्टी को सफ़र करना पड़ता है। थर्ड इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। तो यार देखो, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है कि यहाँ पर क्रेडिट पेमेंट की बात चल रही है। तो क्रेडिट पेमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई देखो आज मेरे को कोई गुड दे दो, बाद में जो है मैं आपको उसकी पेमेंट कर दूंगा। जैसे कि हम लोग करते हैं कि भाई लोन लेने गए तो लोन अभी आप मेरे को पैसे दे दो, बाद में पेमेंट कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट पेमेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ये जो केक वाला बंदा है यानी कि A है, वो क्या बोलता है कि यार तुम मेरे को आइसक्रीम दे दो पर मैं तुम्हें केक 10 दिन के बाद दूंगा। बट डू यू थिंक कि वो जो केक है वो 10 दिन तक चल पाएगा? या फिर B समझ लो ये चीज़ करता है कि B कहता है कि तुम मुझे केक दे दो पर मैं आइसक्रीम तुम्हें 10 दिन बाद दूंगा। तो क्या वो आइसक्रीम रह पाएगी उतने दिनों तक? नहीं रह पाएगी। क्यों नहीं रह पाएगी? सबसे पहले बात तो वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी क्योंकि ऐसे गुड्स में ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, ड्यूरेबल नहीं होते हैं। सेकेंड चीज़ हो जाती है कि इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने एक चीज़ पढ़ी है दैट इज़ डेप्रीसिएशन, और हर चीज़ रोज़ के रोज़ डेप्रीशिएट हो रही है। तो अगर आज मैंने एक फ्रेश आइसक्रीम निकाली है तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, और कल परसों नरसों जब वो ख़राब हो जाएगी तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो यहाँ पर वैल्यू का भी बहुत दिक्कत आता है कि वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा भी हो सकती है। जिसकी अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, आज कुछ है कल कुछ है। तो यहाँ पर क्रेडिट पेमेंट्स होना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात हो रही थी। ठीक है, तो ऐसे करके लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स में यही चीज़ें हो जाती हैं और इसी चीज़ को हमको ध्यान से पढ़ना है। नाउ फोर्थ इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो, स्टोर ऑफ वैल्यू में भी वही चीज़ आती है कि यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, हम इसकी वैल्यू को स्टोर करके नहीं रख सकते। आइसक्रीम की जो वैल्यू है यहाँ पर
उसको हम कब तक स्टोर कर सकते हैं, 1 दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टोरेज प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, इसलिए यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर हमने जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। आपको बस इतना ध्यान रखना है दैट इज़ कि यहाँ पर जो है आइसक्रीम और केक एक तरीके से मनी का काम कर रहे हैं, कि आप मनी को एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, आप किसको एक्सचेंज कर रहे हो, केक और आइसक्रीम को एक्सचेंज कर रहे हो, तो एक तरीके का मनी है। इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इनको भी हम कुछ बोलते हैं। तो एवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया था, याद रखना जो एवोल्यूशन है मनी का वो यहाँ से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि आप भले यहाँ पर पैसा नहीं कर रहे हो पर आप गुड्स को तो एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पर एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब चलो यार जल्दी से चलते हैं हमारे मनी के ऊपर। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं हमारी मनी के डेफिनेशन के ऊपर। तो मनी बेसिकली क्या हो जाता है, मनी इज़ एनीथिंग जिसको हम एक्सचेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, एक्सचेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसमें सारे फैक्टर्स की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जैसे क्या डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं ही नहीं, यहाँ पर जो डबल है ये ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर कोई कॉन्सिडेंस होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको मेरे से आइसक्रीम चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्टली पैसे दोगे, मैं उस पैसे को रख लूँगा और उससे जब मन चाहेगा अपने लिए मैं केक ले सकता हूँ। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि अब मैं वैल्यू को मेजर कर सकता हूँ। जैसे कि यार यहाँ पर हमको किसी भी चीज़ का प्राइस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको ऐड अप कर देते हैं और अपना प्राइस निकाल लेते हैं। तो मॉनेटरी टर्म्स में आप आराम से किसी भी चीज़ की कॉस्ट को निकाल सकते हो, जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग ही बोलते हैं, पर थोड़ा सा ऊपर चले गए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि आप किसी भी चीज़ की कॉस्ट को निकाल सकते हो इस मनी के टर्म्स में। तो मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसके थ्रू हमको पता चल सकता है कि यार 400 ना कहते हैं 500 रुपये का केक था और 10 रुपये की आइसक्रीम थी। ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, तो अब यहाँ से लैक वर्ड है वो अलग कर देंगे। ठीक है, तो मनी की क्योंकि डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी होता है, ये स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप क्रेडिट पेमेंट्स कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि आप अभी मेरे को आइसक्रीम दे दो, मैं आपको शाम तक या बाद में इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे दूंगा। जैसे कि यार हम लोग मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में पैसा पे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्रेडिट पेमेंट्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सब जो है सब खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, तो यहाँ पर अब लैक खत्म हो जाएगा, तो स्टोर ऑफ वैल्यू मनी में हो जाती है। मनी में कैसे स्टोर ऑफ वैल्यू हो जाती है, भाई पैसा रख लो, कभी ख़राब होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो पेपर नोट्स है ना, पेपर को रखे रहो, कॉइन्स को रखे रहो। अब तुम 10 साल बाद भी चलाओगे तब भी उसकी सेम वैल्यू रहेगी। तो मनी की जो सबसे खास बात है दैट इज़ कि उसकी क्वालिटी नहीं गिरती है और उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा उतनी ही रहती है। 1000 रुपये का नोट हो चाहे 2000 का नोट हो, 10 साल पहले भी उतने का रहेगा, 10 साल बाद भी उतने का ही रहेगा। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। यार जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम पढ़ने वाले फंक्शंस ऑफ मनी। तो ये हमने 12th क्लास में पहले नहीं पढ़ा हुआ है, ये अब एक नई चीज़ आई है, ये आपको पावर बूस्टर में मिल जाएगी अगर आप संदीप गर्ग को रेफ़र कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ये जो फंक्शंस है वो अच्छे से पढ़ के जाना है। तो वही सेम चीज़ है, बस उसको डिवाइड कर दिया गया है कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मिनिमम मेजर ऑफ वैल्यू है वो एक में आता है, दैट इज़ प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस में तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स और स्टोर ऑफ वैल्यू हो जाता है। पर फिर भी एक बार हम रीड कर लेते हैं कि क्या कुछ नया मिल सकता है जो कि MCQ में आ जाता है। तो यहाँ पर आता है कि यार जो प्राइमरी फंक्शन है उसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैन बी यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तुम भाई कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज से खरीद सकते हो। द फंक्शन हैज़ रिमूव द मेजर डिफिकल्टी ऑफ लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो यहाँ पर लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स खत्म हो जाता है, वही चीज़ मैं तुमको बता चुका हूँ। इससे तुम भाई आराम से जो है परचेज और सेल कर सकते हो गुड्स को इंडिपेंडेंटली, यानी कि तुमको ज़रूरत नहीं है यार कि यहाँ पर आइसक्रीम और केक वाला एग्जाम्पल हो कि वो कॉन्सिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से इंडिपेंडेंटली परचेज और सेल कर सकते हो गुड्स को। उसके बाद फिर जो फंक्शन ऑफ मनी है वो हेल्प करता है ट्रेड करने में, यानी कि अगर आपको किसी इंटरनेशनल जगह पर भी ट्रेड करना है तो आप आराम से इंटरनेशनल ट्रेड्स को कर सकते हो। कैसे, वहाँ की करेंसी कन्वर्ट करा लो, तो ये जो मनी है ये कन्वर्ट भी हो जाता है, इसकी बहुत अच्छी खासियत होती है। नाउ फोर्थ इज मनी हैज़ नो पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बट इट कमांड्स पावर टू परचेज दोज थिंग्स विच हैव टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। देखो यार बहुत अच्छी चीज़ है, ये फिल्म का डायलॉग है एक्चुअली कि यार देखो पैसा, सब लोग कहते हैं ना पैसा नहीं होना चाहिए, पर पैसा से आप सब कुछ खरीद सकते हो। मतलब पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, समझ में आ रहा है। पैसा किसी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता, पर पैसे वो चीज़ें खरीद सकता है जिससे आपकी ख्वाहिश पूरी होती है। तो यहाँ पर ये बहुत ऐसा मूवी का डायलॉग मुझे लग रहा था, तो बहुत सही चीज़ है ये, तो लाइफ लेसन भी यहाँ पर मिल रहा है। तो मेजर ऑफ वैल्यू में आ जाता है हमारा बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज टू अ सिंगल यूनिट। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे कि किसी की भी वेल्थ है तो कितनी वेल्थ है उसका वैल्यूएशन करना, हर चीज़ को हम मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं। बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अ सिंगल यूनिट इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड द एक्सचेंज रेशियोज एंड कंपेयरिंग द प्राइस।
आप क्या करते हो, आप जाते हो OLX पर, पॉलिसी बाजार पे, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कंपेयर ही तो कर रहे हो ना प्राइस को। तो वहाँ पर क्या कर रहे हो, एक सिंगल चीज़ का प्राइस निकाल लिया गया है और वहाँ पर आप आराम से कंपेयर कर सकते हो कि यार आइसक्रीम और केक में कितना डिफरेंस है। नाउ द नेक्स्ट इज द फंक्शंस मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस अकाउंट अदरवाइज भी इम्पॉसिबल। तो यार देखो यार, आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हो कि यार पिछले साल मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, वरना अगर मॉनेटरी टर्म्स में होता ही नहीं तो आप कैसे करते। तो ये पूरा जो अकाउंटिंग सिस्टम है ये हो ही नहीं पाता। समझ में आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज मनी हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू द रीजन इट इज रिगार्डेड एज यूनिट ऑफ अकाउंट्स, फॉर रुपीज़ द यूनिट ऑफ इंडिया एंड पाउंड इज द इंग्लैंड। सो तो आप वही चीज़ है यार कि आप एक गुड की जो प्राइस है वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, नॉट इन ओनली इन रुपीज़, पर उसको हर चीज़ से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि यार ये पेन है तो ये पेन कितने का होगा, यहाँ पर 70 रुपये का होगा, हो सकता है वहाँ पर $1 का हो। समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके आप आराम से जो प्राइसेस हैं उसको कंपेयर कर सकते हो, करेंसीज को कन्वर्ट कर सकते हो। सेकेंडरी फंक्शंस में तुम्हारा जाता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या हो जाता है, मनी द स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स सिंप्लीफाइड द बोरिंग और लेंडिंग। तो बस वही चीज़ है यार कि तुम्हारा बोरिंग और लेंडिंग आराम से हो जाता है। तुम किसी से भी पैसा बोरो कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हो और वहाँ से इंटरेस्ट भी कमा सकते हो। तो ये सब क्या हुआ, ये सब तुम्हारा जो है बहुत एक मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है कि यहाँ पर जो है तुम इंटरेस्ट भी कर सकते हो और इस इंटरेस्ट के कारण ही, अर्न करने के कारण ही तुम्हारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बने हैं। तो इसके ऊपर आ सकता है यार कि किस फंक्शन के कारण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए हैं। तो मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट वहाँ पर तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो तुमको क्या दिया जाएगा, जो भी चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ ना, अभी रीड कर रहा हूँ, उसमें से एक पॉइंट दे दिया जाएगा कि यार यूनिट ऑफ अकाउंट किस में आता है। तो तुमको बताना पड़ेगा कि अच्छा मेजर ऑफ वैल्यू में आता है। तो प्लीज़ अपने सामने वो संदीप घर खोल के रखें, उसको मेरे साथ रीड करते जाएँ। और अगर आपको नहीं करना तो मेरे बाद इस वीडियो को देखने के बाद उसको प्लीज़ रीड करें, वरना कोई मतलब नहीं। नाउ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो स्टोर ऑफ वैल्यू में क्या जाता है, तो मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स मनी कैन बी यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ परचेज पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। यानी कि आप क्या कर सकते हो, एक पैसे को कमा करके उसको 10 साल बाद भी खर्च कर सकते हो, उसको हम स्टोर ऑफ वैल्यू बोल रहे हैं। तो मनी से आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं कि मनी इज़ अवेलेबल फॉर फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन रेंजिंग फ्रॉम 1 to 1000। बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आप जो है पैसे को जमा कर सकते हो। आप ₹1 से लेकर के 2000 तक, अब तो 1000 के नोट बंद हो गए हैं पर पहले 1000 के चलते थे, अब 2000 का भी नोट आ चुका है, उसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए ईजी है। पोर्टेबल है, पोर्टेबल का मतलब क्या हो जाता है, तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ आई है दैट इज़ पोर्टेबल, नया वर्ड आया है। पोर्टेबल का मतलब क्या हो जाता है कि भाई यहाँ से वहाँ लेके जाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द थर्ड इज़ मनी इज़ अ मैटर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी उसको एक्सेप्टेबल होता है, ऐसा नहीं है कि कोई मना कर देगा कि भाई पैसे नहीं चाहिए। तो पैसा तो हर कोई चाहता है, चाहे ब्लैक मनी मिले चाहे कैसे भी मिले, पैसा सब चाहते हैं। सेविंग इन टर्म्स ऑफ मनी इज़ मोर सिक्योर देन इन टर्म्स ऑफ गुड्स। तो यार आप आराम से इसको सेव कर सकते हो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये लग छोटे मोटे रहे हैं पर इसी से क्वेश्चन आने हैं। तो सेव आप कर सकते हो मनी को, पर आप केक को सेव नहीं कर सकते, आप आइसक्रीम को सेव नहीं कर सकते, बट आप मनी को सेव कर सकते हो। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो मनी है वो इवॉल्व कैसे हुआ था। तो मनी 4-5 तरीक़ों से इवॉल्व होता आ रहा है। सबसे पहली बात हो जाता है तुम्हारा कमोडिटी मनी, यानी कि कमोडिटी का मतलब होता है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, C2C इकोनॉमी चल रही थी। ये भी भाई याद रखना, C2C इकोनॉमी क्या होता है, कमोडिटी टू कमोडिटी की इकोनॉमी होती है। यहाँ पर जो गुड्स थे वही पैसा था। जैसे कि अभी मैं आपको बार्टर सिस्टम में पढ़ा रहा था कि गुड्स ही पैसा था। तो यार अगर आप पेन के बदले पेंसिल कर रहे हो तो यहाँ पर पेन भी एक तरीके का मनी है और पेंसिल भी एक तरीके की मनी है। तो यहाँ पर एक्सचेंज जो भी दो चीज़ें हो रही हैं उसके मैं क्या बोलूँगा, मनी बोलूँगा। तो यहाँ पर जितने भी गुड्स थे वो सब कुछ पैसा था लोगों के लिए। जिसके पास ज़्यादा गुड्स थे वो ज़्यादा अमीर कहलाया जाता था, जिसके पास कम गुड्स थे वो गरीब कहलाया जाता था। तो वैसी चीज़ें थी जैसे कि अभी पैसे के साथ हो रही है। फिर आता है नेक्स्ट इज मेटालिक। तो भाई जब राजा महाराजा लोग आए, अकबर लोग आए, तो वहाँ पर जो था पैसा जो था चालू हो चुका था। तो पैसे कैसे लेते थे भाई, सोने के सिक्के मिलते थे। तो सोने के सिक्के यहाँ पर मिलते थे, यानी कि सोना चांदी, ठीक है, ये सब चीज़ें जो थी एक्सचेंज की जाती थी और यहाँ पर उसके थ्रू पेमेंट्स की जाती थी। सोने के सिक्के ऐसे देते थे। तो बाहुबली तुमने देखी होगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आता है उसके बाद नेक्स्ट इज कि तुम्हें पेपर नोट्स आए, पेपर करेंसी आज तक चलती आ रही है पेपर करेंसी। तो यहाँ पर ये बहुत ही ईजी थे। अब लेकिन पेपर करेंसी क्यों आई, जब गोल्ड और सिल्वर था। गोल्ड और सिल्वर को ले आना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तुम कहीं पर भी लेके आओगे भाई, कोई चुरा के भाग गया तो वहीं पर क्या हो जाता है, पेपर जो है बहुत ही ईजी है भाई। ऐसे जेब में ऐसे पर्ची बना के ऐसे डाल लो, कोई देख ही नहीं पाएगा। कुछ लोग बहुत बहुत जगह पर पैसे रखते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही ईजिली पोर्टेबल है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा ये वर्ड पोर्टेबल है।
आराम से रख सकते हो अपने पर्स के अंदर, ठीक है, और इसको जहाँ जहाँ पर जाके खर्च कर सकते हो। अच्छा, पेपर की एक और बहुत खास बात है जो कि बहुत सारे शायद तुमको पता होनी चाहिए, पेपर की खुद की वैल्यू नहीं, पेपर की खुद की वैल्यू नहीं है। तो अगर पेपर को तुम बेचने जाओगे, अगर तुम 2000 रुपये का नोट बेचने जाओगे तो मेरे हिसाब से 2-3 रुपये का बिकेगा, 5 रुपये का बिकेगा। बट अगर तुम उसके ऊपर अगर प्रिंटेड है बाय आरबीआई, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आरबीआई अगर उसके ऊपर लिखा हो, उसके सिग्नेचर ऑफ गवर्नर है, तो वहाँ पर यार उसकी वैल्यू जो है 2000 रुपये की हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर की खुद की वैल्यू नहीं है, पर आरबीआई क्योंकि उसको इशू कर रहा है और उस पर पूरी सील साइन है गवर्नमेंट का है, तो वहाँ पर जो है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट आता है तुम्हारा क्रेडिट पेमेंट। तो यार क्रेडिट पेमेंट का मतलब क्या होता है कि आप जो हो क्रेडिट में पेमेंट कर सकते हो। तो इसमें तुम्हारा आ जाता है चेक, कि आप किसी को भी चेक्स दे सकते हो, जैसे कि आपने बहुत बार दिया होगा, चेक इशू किया होगा किसी ना किसी बंदे को। तो वो क्या बंदा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत ही करे, वो जब तक उसके पास है वो चेक, उसके पास वो पैसे की वैल्यू है। अगर वो चेक फटवट गया तो फिर अलग बात है, पर अगर उसके पास 1 लाख रुपए का चेक कि आप चाहे उसको एक स्पेसिफिक डेट होती है आई थिंक सो, कि यार इस डेट तक तुम उसको निकाल सकते हो, और बहुत सारे लोग उसको रखे रहते हैं और फिर उसके थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर चेक भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना एक चीज़, चेक मनी नहीं, चेक इज़ नॉट मनी, पर चेक से आप मनी निकाल सकते हो, ठीक है, इसलिए हम उसको क्रेडिट मनी में लेकर आते हैं। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी का मतलब क्या हो जाता है? प्लास्टिक मनी का मतलब हो जाता है भाई कि तुम्हारे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होते हैं, आजकल टोकन्स चलते हैं, टोकन्स का यूज़ करके तुम मेट्रो यूज़ करते हो, ठीक है, तो टोकन्स हो गया, डेबिट हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं तुम्हारे प्लास्टिक मनी में आती हैं। अब इसके अलावा यार मेरे हिसाब से शायद मेरी बुक पुरानी है, तो यहाँ पर एक और मनी नहीं दिया गया है, दैट इज़ डिजिटल मनी। तो आजकल यार डिजिटल पेमेंट्स का ज़माना है, तो तुमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो डिजिटल मनी है वो अब इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो तुम यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, तुम ऑनलाइन क्यूआर कोड के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो जो डिजिटल मनी है अब वो आ चुका है, तो यहाँ पर जो है ये भी एक तरीके से तुम याद रख लो, ठीक है। तो यहाँ पर इन तरीके से एवोल्यूशन हुआ है मनी का। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं हम अपनी डेफिनेशन ऑफ मनी के ऊपर। तो जो डेफिनेशन ऑफ मनी है उसको हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लीगल टर्म्स में देखेंगे कि डेफिनेशन की क्या, मनी की क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लीगल टर्म्स में हमको देखेंगे। तो इसको यार देखो ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है तुम्हारे सिलेबस में कि ये टॉपिक आएगा कि नहीं आएगा, पर क्योंकि वहाँ पर डेफिनेशन ऑफ मनी लिखा हुआ था तो मेरा ये काम है कि तुमको सारी डेफिनेशन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया हो जाए, ठीक है। तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी चीज़ है। लीगल टेंडर का मतलब क्या हो जाता है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो बोल देती है कि ये जो है ये मनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 1000 रुपये का पहले नोट चलता था, गवर्नमेंट ने बोला ये मनी नहीं है, तो इसको मना कर दिया, हट अब कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। उसने बोला 2000 रुपये और 200 के नए नोट आने चाहिए, तो 500 के पुराने नोट और 1000 के 2000 नोट कैंसिल हो गए, पर अब 2000 और 200 के हो गए। तो गवर्नमेंट जो जिस भी चीज़ को मनी बोल देगी वो पैसा है, और गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई ये पेन पैसा है तो ये पेन कल से पैसा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो भी चीज़ को गवर्नमेंट पैसा बोल देगी वो पैसा बन जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर लीगल टेंडर का मतलब ये होता है। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक होता है लिमिटेड टेंडर लीगल टेंडर मनी, एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। इसका मतलब क्या हो जाता है? लिमिटेड का मतलब होता है कि यार देखो कुछ लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ लोग नहीं भी कर सकते, तो ये उनकी मर्जी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिमिटेड लीगल टेंडर का इसमें आता है तुम्हारे कॉइन्स। तो अगर आज तुम जाते हो दुकान वाले के पास, उसको 10 रुपये का सिक्का देते हो तो उसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 रुपये का सिक्का जो है वो आता है यार, वो यूज़ होता रहता है। पर अगर 1 रुपये या 2 रुपये के सिक्के की बात करते हैं तो हो सकता है कि वो ना ले उसको, ठीक है। उसकी मर्ज़ी पर है कि यार 1-2 रुपये अब उतना नहीं चलता है। अब जैसे कि अगर 10 पैसे की मैं बात करूँ तो 10 पैसा तो अब ख़त्म हो चुका है, तो अब यहाँ पर उसका जो चलन है, चलन समझ रहे हो ना, कि अब उसका जो एरा था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब 10 पैसे का सिक्का कोई नहीं लेगा, 50 पैसे का सिक्का कोई नहीं लेगा। पर यहाँ पर 10 रुपये हो गया, 20 रुपये का सिक्का शायद आने लगा, हाँ आता है। तो यहाँ पर जो है ये सारे कॉइन्स जो है उसकी लिमिटेड लीगल टेंडर होता है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब होता है कि लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप किसी को 500 का नोट देते हो, 2000 का नोट देते हो तो उसको लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि यार एक मूवी आई थी जो मेरे को इसको पढ़ने के बाद याद आई, दैट इज़ कश्मीरी फाइल्स। तो कश्मीरी फाइल्स में एक सीन है जहाँ पर जब वो उसको नोट देता है एक फ्रूट सेलर को कश्मीर में, तो वहाँ पर वो उसको लेने से मना कर देता है। वो पाकिस्तान का नोट मांगता है, दैट इज़ जिन्ना वाला नोट। तो समझ में आ रहा है ना? तो ये सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल गलत हैं। आप अगर इंडिया में हो तो आपको इंडिया की करेंसी लेनी ही लेनी पड़ेगी, ये यहाँ का लॉ है, ठीक है। तो अगर कोई भी रिफ्यूज़ करता है, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे कहीं पर भी हो, लीगली उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है। लीगल बाद में होगी, पहले तो चलो छोड़ो। तो यहाँ पर आता है तुम्हारा ये चीज़। नाउ नेक्स्ट इज नॉन लीगल टेंडर मनी।
नॉन लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या हो जाता है? देखो, नॉन लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल होता है, कि एक बंदे पे डिपेंड करता है, ऑप्शनल होता है कि उसको कोई भी करेंसी एक्सेप्ट करना है या नहीं। पर इसमें क्या चीज़ आ जाती है, यहाँ पर पेपर नोट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ चेक्स की, डेबिट कार्ड की, ठीक है, क्रेडिट कार्ड की। तो यहाँ पर डिपेंड करता है यार बंदे के ऊपर कि यार अगर उसके पास शायद हो सकता है उसको कोई दिक्कत आ रही हो, उसको चेक में पेमेंट ना लेना हो, उसको देर से पेमेंट आती हो, कोई भी ऑनलाइन कुछ दिक्कत चल रही हो, ठीक है, तो वो आराम से मना कर सकता है। जैसे कि तुम कहीं पर जाते होगे, तुम कहते हो कि भैया ऑनलाइन पेमेंट चेक करना है मेरे को, तो मना कर देता है, वो कहता होगा नहीं यार मेरे पास QR कोड नहीं है, मेरे को नहीं पसंद है, तो मेरे को कैश पेमेंट करो। ये ऑटो वालों के साथ बहुत होता है, कहते कैश पेमेंट करना। ओला वाले खासकर ये जो है चीज़ करते हैं, तो मैंने ये चीज़ खुद नोटिस की है कि कहते कैश पेमेंट करना भैया। तो यहाँ पर देखो डिपेंड करता है, तो यहाँ पर अगर तुम किसी को कैश दे रहे हो तो वो बिल्कुल मना नहीं कर सकता, पर अगर तुम उसको चेक दे रहे हो तो वो ऑप्शनल है। तो यहाँ पर यार देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ऑप्शनल होता है लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है वो एरा के ऊपर। तो चलो यार फाइनली लाइट आ चुकी है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी फंक्शनल डेफिनेशन के ऊपर। तो देखो फंक्शनल डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी फंक्शंस होते हैं जो हमने मनी के पढ़े थे, क्या वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स होता है, और एक और पढ़ा था दैट इज़ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू होता है। तो यही बोलते हैं यार कि यही फंक्शन होते हैं और यही इसकी डेफिनेशन होती है। एक बार इसको रीड कर लेना, इसमें आगे कुछ नहीं, वैसे 4 फंक्शन बताए गए कि यही इसकी डेफिनेशन है कि भाई ये चारों चीज़ों को कवर करता है अपने अंदर। नाउ द नेक्स्ट इज कि यहाँ पर आया था तुम्हारा एक और डेफिनेशन, दैट इज़ तुम्हारी डेफिनेशन बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। ओके, सबसे पहले लिक्विडिटी का मतलब समझेंगे। लिक्विडिटी का मतलब होता है वो पानी वाला नहीं, यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो सकती है। तो कोई भी चीज़ जब बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है तो मैं उसको बोलता हूँ बहुत ज़्यादा लिक्विड है, और अगर नहीं हो पाती है तो मैं उसको कहूँगा बहुत कम लिक्विड है। तो यहाँ पर दो, इसी के बेसिस पर हम 2 चीज़ें लेकर आते हैं। एक हो जाता है तुम्हारे मनी एसेट्स और एक हो जाता है तुम्हारा नियर मनी। देखो मनी एसेट्स का मतलब क्या हो जाता है, सिंपली कि वो एसेट्स जो बहुत जल्दी मनी में कन्वर्ट हो सकते हैं, कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसकी तुम्हारा बैंक हो गया, बैंक का मनी हो गया, तुम्हारा कैश हो गया, तुम्हारे डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है। ये सब क्या हो जाता है बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको तुम जैसे ही भाई ATM में कार्ड डालोगे, पैसा निकालोगे, किसी को भी दोगे और तुम कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो। नियर मनी क्या हो जाता है, तुम्हारी लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स मतलब क्या हो जाता है, तुम्हारी FD हो गई, तो FD हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ये जितने भी होते हैं ना, ये सब बहुत जल्दी तो नहीं पर बहुत ही मतलब एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी FD है तो आपकी FD आप तोड़वा कर इसके 5 साल के बाद वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके बॉन्ड्स, अगर आपने किसी कंपनी से बॉन्ड्स लिए हैं तो आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हम इसको नियर मनी कहते हैं कि मनी के पास, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर नियर मनी हो जाता है। अब जो हमारा लास्ट चीज़ आती है दैट इज स्कोप के बेसिस पर हम डेफिनेशन निकालेंगे मनी की। स्कोप क्या हो जाता है यार, देखो सिंपली हो जाता है कि 2 तरीके के स्कोप होते हैं। एक होता है नैरो स्कोप, नैरो का मतलब क्या होता है, और ब्रॉड स्कोप का मतलब क्या होता है। देखो नैरो स्कोप का मतलब तुम्हारा हो जाता है कि डेफिनेशन ऑफ मनी की यार वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स है, यानी कि जो भी तुमने फंक्शंस में पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पर सेम बता दी गई है कि नैरो स्कोप उसका है। ब्रॉड स्कोप का मतलब क्या हो जाता है, जब हम मनी एसेट्स को प्लस कर देते हैं नियर मनी से। इसका मतलब क्या हुआ यार, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रॉड स्कोप के अंदर हमारा मनी एसेट्स प्लस नियर मनी आता है। यानी कि पहले जो हमने पढ़े थे ना कि यहाँ पर बैंक का था, कैश डिपॉजिट आता, जब हम उसमें ऐड कर देते हैं क्या, नियर मनी को भी, क्या हमारे पास जो मनी है वो इस फॉर्म में तो है ही, कैश के फॉर्म में है, बैंक के फॉर्म में है, डिपॉजिट्स के फॉर्म में, पर अब लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स यानी कि तुम्हारा जो पोस्ट ऑफिस में पैसा है, तुम्हारे पास जो FD में पैसा है, बॉन्ड्स में पैसा है, तो क्या हो जाता है उसकी डिग्री बढ़ जाती है, यानी कि मनी की पावर बढ़ गई है, डिग्री बढ़ गई है। और इसी को मैं क्या कह रहा हूँ कि ये हमारा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसमें ये दोनों चीज़ें जो है वो इंक्लूड हो रही हैं। आई होप यार तुमको डेफिनेशन ऑफ मनी क्लियर हो गई होगी। चलो जल्दी से मनी सप्लाई को पढ़ के इस मनी चैप्टर को एंड करते। अब आता है तुम्हारा मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे मनी सप्लाई का मतलब होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, यानी कि जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी होता है हेल्ड बाय पब्लिक, यानी कि पब्लिक के पास है, यानी कि आम जनता के पास है, और फिर वही लगा दोगे यार एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात चल रही है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यार अगर तुमको थोड़ी सी भी नेशनल इनकम याद हो, वैसे तुमने टर्म 2 में करी थी, तो यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है। जब भी हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। याद करो फर्स्ट चैप्टर दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसमें तुमने पढ़ा था। इसलिए हमारा जो मनी सप्लाई होता है दैट इज़ अ
स्टॉक कॉन्सेप्ट, और स्टॉक कॉन्सेप्ट में तुमको हमेशा जो है काम करना पड़ता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर क्या बात हो गई, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, उसको हम क्या बोलेंगे, मनी सप्लाई बोलेंगे। चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं हम अपने मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है तुम्हारा M1, उसके बाद आएगा M2, M3, M4। तो M1 की बात करते हैं। यहाँ पर जो है तीन चीज़ें तुम्हारी आती हैं। सबसे पहले आती है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, यानी कि पब्लिक के पास जो भी पैसा उसको प्लस करो, उसमें प्लस कर दो डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या हो जाता है, जो बैंक के पास पैसा है, और उसमें प्लस कर दो अदर डिपॉजिट्स विद RBI, यानी कि डिपॉजिट्स जो RBI के पास हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर अदर वर्ड क्यों यूज़ किया है, इसका मतलब भी होता है। तो देखो ध्यान से देखना, करेंसी एंड कॉइन्स में क्या चीज़ें आ गई, जो भी हमने अभी तक पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ मनी में, उसके पहले ही पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो यहाँ पर जो लीगल टेंडर मनी होता है इसमें आ जाता है। तो लीगल टेंडर मनी यानी कि जो उसको भी गवर्नमेंट ने बोला कि ये पैसा है तो वो पैसा है। जैसे कि 2000 रुपये का नोट को पैसा बोला तो वो पैसा बन चुका और वो इकोनॉमी में चल रहा है। इसी को हम फियाट मनी भी बोलते हैं। फियाट मनी का मतलब क्या होता है, फियाट मनी का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जिसको गवर्नमेंट बोल दे कि ये पैसे की तरह एक्ट करे तो वो पैसे की तरह एक्ट करते हैं। दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो इसको हम फियाट मनी भी बोलते हैं। इसको तुम क्रेडिट के लिए यूज़ कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि अगर तुम्हें किसी से भी क्रेडिट लिया तो क्रेडिट के बदले तुम उसको पैसा दे सकते हो। तुम इसको जर्नली परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली पैसे का काम है, ठीक है। अब ये चीज़ आ जाती है तुम्हारी डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या हो जाता है, जो तुम्हारा बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, यानी कि तुमने कोई ना कोई डिपॉजिट किया होगा और इन डिपॉजिट्स को तुम चेक के थ्रू निकाल सकते हो। तो जो चेक के थ्रू निकल जाता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिमांड डिपॉजिट्स बोलता हूँ। अदर डिपॉजिट विद RBI में तुम्हारा आ जाता है क्या, अदर डिपॉजिट विद RBI यानी कि अदर, यानी कि अपनी कंट्री को छोड़ करके अदर जो भी कंट्रीज़ हैं उसके डिपॉजिट्स लेना, यानी कि फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन बैंक्स के डिपॉजिट्स हो गए यहाँ पर, प्लस तुम्हारा वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सारे डिपॉजिट्स आते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ नहीं आ रही है, यहाँ पर जो भी इंडियन गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, और कॉमर्शियल बैंक्स के जो डिपॉजिट्स हैं वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हमने पहले से ही, अब क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, तो दैट इज़ CRR एंड SLR। तो जो CRR होता है LRR के अंदर आता है वो कैश रिजर्व रेशियो, उसके थ्रू कमर्शियल बैंक कुछ पैसा जो है वो अपनी इस RBI के पास रखना उसको पड़ता है। तो उसको यहाँ पर अभी हम नहीं गिन रहे, ठीक है, उसको अलग रखे हुए। हम सिर्फ वर्ल्ड बैंक और जो बाहर का पैसा है उसको यहाँ पर RBI के पास जो रखा हुआ है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऐसे करके आपका जो M1 है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देखना, यहाँ पर जो M1 है उसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी देखो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे वो डिमांड डिपॉजिट्स हो, चाहे RBI के पास पैसा हो, चाहे करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक हो, इसको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको मोस्ट लिक्विड बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, मोस्ट लिक्विड बोलता हूँ। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिपॉजिट्स नहीं है, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, अभी इसके पहले मैंने आपको मनी एसेट्स और नियर मनी पढ़ाया है। मनी एसेट्स में क्या आते थे, डिमांड डिपॉजिट आते थे, और सिंपली हमारे पास जो कैश होता है वो आता है। इसलिए मैं इसको जो है नैरो अप्रोच बोलूँगा। क्या बोलूँगा, नैरो अप्रोच, यानी कि बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्या है वो भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मोस्ट लिक्विड है और नैरो कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं M2 की तरफ। तो अब आता है हमारा M2। तो M2 में क्या आ जाता है तुम्हारा, M1 तो आता ही है, प्लस हो जाता है तुम्हारा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यानी कि आपका जो पोस्ट ऑफिस में पैसा पड़ा हुआ है उसको भी मैं यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का इसमें पैसा इंक्लूड आएगा M1 में, यानी कि करेंसी एंड कॉइन्स आ रहा था, डिमांड डिपॉजिट आ रहा था, अदर डिपॉजिट RBI आ रहा था, अब उसमें ये भी जुड़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जुड़ करके M2 बन जाता है। इसमें भी यार यही मैं बोलूँगा कि मोस्ट लिक्विड है और नैरो कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी इसको अपन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ये चीज़ हो जाती है, और कुछ इसमें ऐसा कुछ बताने वाला है ही नहीं, बस पोस्ट ऑफिस इसमें ऐड हो जाता है। M3 में क्या हो जाता है तुम्हारा, इसी को अगर मैं M3 बना दूं तो बस M1 प्लस रहेगा, और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की जगह आ जाएगा नेट टाइम डिपॉजिट्स। नेट टाइम डिपॉजिट्स इसका मतलब क्या हो जाता है, विथ बैंक्स। नेट टाइम डिपॉजिट्स का मतलब देखो, टाइम पर कुछ डिपॉजिट मिलना, यानी कि एक टाइम के लिए डिपॉजिट करना, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट्स आ जाते हैं, जैसे कि तुम बैंक में करके जाते हो, FD करने जाते हो कि 5 साल की तुमने FD कर दी, तो M1 तो है ही। और यहाँ पर अब डिपॉजिट्स आ गए, तो डिपॉजिट्स बहुत टाइम के लिए होते, इतने जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होते, इसलिए मैं इसको लीस्ट लिक्विड बोलूँगा, मोस्ट लिक्विड नहीं बोलूँगा। और ये अब आता है तुम्हारा नैरो नहीं, ब्रॉड कॉन्सेप्ट में।
तो याद रखना M3 जो होता है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट में आ जाता है और यहाँ पर लीस्ट लिक्विड ये चीज़ होती है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर नेट टाइम डिपॉजिट्स है और M1 भी है, इसलिए मैं इसको एक और नाम से बुलाता हूँ, दैट इज एग्रीगेट मॉनेटरी सप्लाई। एक बार चेक करना चाहूँगा, इसको हम बोलते हैं, इसका मेरे को ध्यान से याद नहीं आ रहा, ओके, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक, तो प्लीज़ इस नाम को याद रखें, हो सकता है इसके ऊपर से एक MCQ हो जाए कि एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी कौन सा मेजर होता है, तो आपको वहाँ पर M3 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चलो यार आगे बढ़ते हैं हमारे M4 की तरफ। अब लास्टली तुम्हारा आता है M4, तो M4 में क्या हो जाता है तुम्हारा, M3 तो प्लस होता है, लेकिन उसके साथ अब तुम क्या कर दोगे, टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग्स हैं उसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर दोगे। कहने का मतलब ये है M4 में सारी चीज़ें आती हैं। तुम्हारा M3 आया, M3 में M1 आता है तो M1 भी आ गया, ठीक है। M1 के साथ साथ तुम्हारा M2 में क्या आता था, पोस्ट ऑफिस सेविंग आता था, वो भी आ गया। और M3 में एक और चीज़ आती थी, दैट वाज अदर टाइम डिपॉजिट्स विथ, यानी कि वो नेट टाइम डिपॉजिट्स तुम्हारे आते थे। तो ऐसे करके तुम्हारे सारी चीज़ें M4 में आ गई, इसलिए ये भी एक लीस्ट लिक्विड चीज़ है और ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और इसी के साथ तुम्हारा जो मनी सप्लाई है वो ख़त्म हो जाता है। तो मेरे से पूछोगे कि क्या इसमें न्यूमेरिकल आएंगे, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, ये जो प्लस प्लस है इस पर ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है। तुमको डायरेक्टली जो है ये सब कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए, और इसी के साथ आज हमने अपना जो मनी है पूरा ख़त्म कर लिया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस शीट्स, प्रैक्टिस मटेरियल और प्रैक्टिस टेस्ट हो गए, सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।